हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। और हम लोग शुरू कर रहे हैं दिसंबर के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट इश्यूज़ को। और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है, और इसमें हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक बेल्ट और मैरिटाइम बेल्ट ऑफ BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का, इसको समझना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये BRI जो है वो भारत को, और सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है और किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं जो कि यहाँ से शुरू होकर ये सारे सार्क कंट्रीज़, आसियान कंट्रीज़, और यहाँ से निकल कर पूरा इंडो पैसिफिक रीजन को क्रॉस करके भारत को घेर कर यहाँ पर्शियन गल्फ की तरफ मुड़ रहा है, और यहाँ से इस तरफ को मुड़ रहा है, और इस तरफ नीचे भी अफ्रीका को टच कर रहा है। सिमिलरली जो लैंड रूट है वो भी यहाँ से बीजिंग से शुरू होकर ऑल द वे टू यूरोप, सेंट्रल एशिया को क्रॉस करके या मिडल ईस्ट को क्रॉस करके टर्की तक पहुँच रहा है। और इनका प्लान शायद और आगे का भी है, तो द एंटायर यूरोप। ये पुराने समय में जो सिल्क रूट हुआ करती थी, सिल्क रूट और मैरिटाइम रूट, शायद उसी चीज़ को चाइना फिर से इंट्रोड्यूस कर चुकी है काफ़ी साल पहले BRI के नाम से। और ये एक तरीका है इकोनॉमिकली अपने पावर को इस तरह से प्रोजेक्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे कि ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया जो है वो चाइना के इस वर्चस्व को स्वीकार करे, उसकी सोवरेनिटी को माने। और ये जो मुद्दा शुरू हुआ है दोस्तों, ये मुद्दा जो है वो कनेक्शन और रिकनेक्टिंग द एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, इस नाम से भले ही हो, इसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में जो चाइना ये जो चीज़ें कर रहा है, इसमें एक क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके की जो फॉरेन पॉलिसी चाइना बना रही है, वो एक चीज़ को प्रमोट करती है, और वो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना कर रही है दोस्तों। अब इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। चलिए कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर आप इस चीज़ को समझें, कॉन्टेक्स्ट ये कि मान लीजिए ये जो है ये भारत का एरिया है, भारत का एरिया यहाँ से, ठीक है। अब बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से चाइना अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है उस चीज़ से सभी जो हैं थोड़े से खौफ में, एक डिटरेंस की चीज़ आ रही है पूरे विश्व में। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूरोपियन कमीशन ने, या यूरोप के नेशन ने, यूरोपियन EU ने बेसिकली एक स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है ग्लोबल गेटवे। ये जो लॉन्च किया है वो यूरोपियन कमीशन ने किया, ये रिसेंटली हुआ है, जो कि EU स्ट्रैटेजी ऑन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का पार्ट है। दिस इज बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव और काउंटर टू व्हाट BRI इज। इसके पीछे यूरोपियन कमीशन ने या EU ने 300 बिलियन यूरोज जो है इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम है 2021 से 2027 के बीच में। अब समझते हैं BRI क्या है। BRI दोस्तों शुरू होता है 2013 में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बिल्ट रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि लैंड और सी रूट से पूरी तरीके से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को लिंक करता है। ये पूरे विश्व में लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जिसकी तकरीबन जो बजट है वो $3.7 ट्रिलियन है, ठीक है। इसमें बेनिफिट क्या क्या हो सकती हैं, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, और ज़्यादा मॉडर्नाइज फैसिलिटीज़ होंगी, चाहे वो पोर्ट्स हों या एयरपोर्ट्स हों। इट विल इम्प्रूव द मोबिलिटी टू एक्सेस न्यू मार्केट्स। अलग अलग देश तक आप आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो नए मार्केट में जो है हम लोग एंटर कर सकते हैं। वी कैन हार्नेस न्यू एनर्जी रिसोर्सेज एंड ओवरऑल एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी, ये बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ और ज़्यादा अग्रेसिवली केटर करती हैं, उसी तरफ पॉइंट करती हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे वर्ल्ड में डी ग्लोबलाइजेशन का जो है वो ज़माना चल रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना चल रहा है। प्रोटेक्शनिज्म अलग अलग देश फॉलो कर रही है। चाइना खुद US के साथ ट्रेड वॉर में है, बावजूद इसके इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके कुछ मेजर कंसर्न्स हैं, कुछ थ्रेट्स हैं, उसको समझते हैं BRI के। जैसे BRI में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। पूरे देश को ये समझ में नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसका पर्पस क्या है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का ही एक इनिशिएटिव है, या इसके अंदर कुछ और है। और ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है ये रेज किया है, हाईलाइट किया गया है बाई सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। दूसरी चीज़ यह है कि इसको डेट ट्रैप की तरह इस्तेमाल करती है चाइना, इनफैक्ट कर रही है चाइना, ड्यू टू द अनसस्टेनेबल डेट बर्डन जो चाइना दूसरे देशों पर लादती है। BRI has emerged as a tool to exert undue pressure.
टू गेन सर्टेन पॉलिटिकल लेवरेज। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिए आप इस चीज़ को, श्रीलंका ने चाइना से कुछ लोन लिया था, वो चुका नहीं पाया, इसीलिए चाइना ने बदले में हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से 99 ईयर्स के लिए ले लिया। इसी तरीके से चाइना हर जगह पे अगर ये करने लगे तो ये एक तरीके का अच्छा पॉलिसी है कि हम पैसे दो उन देशों को जो लोग बुरी स्थिति में होंगे, खासकर जो पैसे लौटा नहीं पाएंगे, और फिर उनका कुछ ना कुछ जो है आप उनको यूज़ करो, उनसे कुछ पॉलिटिकल लेवरेजेस लेते रहो। हम्बनटोटा श्रीलंका का वो पोर्ट है जो कि इंडिया के बहुत नज़दीक है, और ये चीज़ इंडिया को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, उसको एक काइंड ऑफ ए थ्रेट सिचुएशन में डाल रही है। हालांकि अभी इंडिया श्रीलंका का रिलेशन अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से श्रीलंका अपनी गलती मानता है, किस तरीके की गलती श्रीलंका ने की थी बाई टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना, अब वहां से वापस आना चाहती है, अब इंडिया की तरफ बढ़ना चाहती है फिर से। आगे बढ़ते हैं कंसर्न्स विद BRIs को लेकर। जिस तरीके की ये पॉलिसी है, जिस तरीके की ये प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव है, इससे देयर विल बी अ वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इस चीज़ को समझिए ज़रा कि ये जो CPEC है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये BRI का ही पार्ट है, BRI का ही पार्ट है। आप इस मैप में देखिए ज़रा कि ये टोटल BRI है, ये दोनों BRI है। इसमें जो लैंड रूट है, इकोनॉमिक बेल्ट जो लैंड रूट है, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चाइना है, आप देख रहे हैं ये चाइना है, और यहाँ पे पाकिस्तान है, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग ग्रीन से करूँ तो दिस इज पाकिस्तान, इंडिया से सटा हुआ। अब हो ये रहा है कि यहाँ से एक कॉरिडोर बन रही है, यहाँ से एक कॉरिडोर बन रही है जो कि इंडिया के POK रीजन के ऊपर से जा रही है, जो कि पाकिस्तान के अंडर में है। अब सवाल यह होता है कि ठीक है, पाकिस्तान उस जगह को अपना ऑक्यूपाइड जगह मानता है, गलत तरीके से ही सही लेकिन मानता है, लेकिन अगर चाइना उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, चाइना भी अगर उस चीज़ को पाकिस्तान का ही एरिया समझेगा, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चाइना हमारे उस एरिया को अंदर इंट्रूड कर रहा है। क्या हम चाइना की ताइवान को या सिंगापुर को चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं? क्या हम तिब्बत को अलग कंट्री मानते हैं? ये सारी क्वेश्चंस भी अब इंडिया कर रही है। ठीक है दोस्तों, नीचे बढ़ते हैं। इस तरीके की एक्सपेंशन, इस तरीके का जो ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है चाइना का, उसी तरीके जो डोमिनेंस दिखा रही है चाइना, इससे काफ़ी सारे लोगों को एप्रीहेंशंस हो रहा है कि ये शायद डुअल यूज़ हो रहा है पोर्ट्स का और डिजिटल नेटवर्क का, चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस कैंपेन को प्रूव करने के लिए। अब इंडिया इससे डेफिनेटली नाखुश है, इस BRI प्रोजेक्ट से। बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। फॉर ऑलमोस्ट 89% ऑफ ऑल BRI कॉन्ट्रैक्ट्स जो चाइना कर चुकी है, एग्जीक्यूटेड बाई चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज और यूजिंग चाइनीज लेबर, वहाँ के लोकल लोगों को नहीं ले रही है। ह्यूज इश्यूज ऑफ करप्शन, कॉस्ट इन्फ्लेशन, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड डेट्स, ये सब काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जो सोशल रिस्क है, वो तो एक अलग चीज़ है। क्या वो लोग सारे रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड को? वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी पुअर, द कंप्लायंस रेट इज़ वेरी पुअर। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो विश्व में अलग अलग देश इस BRI को काउंटर करने के लिए क्या सोच रहे हैं। दो चीज़ें हैं दोस्तों। पहली B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बाय G7, और दूसरा है ग्लोबल गेटवे बाय EU। ये दो मेजर ऑल्टरनेटिव्स हैं भारत के पास भी, क्योंकि भारत भी BRI से बेहतर इन लोगों को समझेगा, क्योंकि BRI भारत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, भारत के लिए हानिकारक है। तो G7 का ये अप्रोच जो है वो कलेक्टिवली लिया जा रहा है टू कैटलाइज द फंड्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। दूसरी तरफ यूरोप की जो स्ट्रैटेजी है टू कनेक्ट पीपल एंड कंट्रीज इन अ स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड फेयर वे। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स में, जैसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें गुड गवर्नेंस है, क्लाइमेट फ्रेंडली है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मोबिलाइजिंग कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल, डेवलपमेंट फाइनेंस, एनहांसिंग द इंपैक्ट ऑफ मल्टीलैटरल पब्लिक फाइनेंस एंड वैल्यू ड्रिवन। यहाँ पे भी देखिए एनवायरमेंट को फोकस किया जा रहा है जो ग्लोबल गेटवे है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस कांस्टेंट है, इक्वल पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी फोकस पे है, कैटलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ये भी है, डेमोक्रेटिक, दिस द वर्ड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड हायर स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है फॉर गेटवे, ग्लोबल गेटवे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ फंडिंग के बारे में दिया गया है कि आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा के अनुसार बहुत सारी जगह से मल्टीलैटरल एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आएगी। यहाँ पे फंडिंग विल बी बाय EU एंड इट्स मेंबर्स, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, ये सब। की एरियाज क्या हैं देखिए, 4 की एरियाज हैं ऑफ B3W। पहला क्लाइमेट, फिर हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। जबकि जो ग्लोबल गेटवे है यहाँ पे 5 एरिया ऑफ फोकस है, जैसे डिजिटल सेक्टर, क्लाइमेट एंड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर। अब हम बात करते हैं कि COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो कि एक पेरिस अग्रीमेंट के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती हैं, उसके अंदर यूके ने लॉन्च किया है क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव। यूके ने क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है
जिसमें 3 बिलियन पाउंड जो हैं वो ऑलरेडी जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए फॉर ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये प्लान किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से तो खैर हमको आपको एमसीक्यू मिल गया प्रीलिम्स के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है जो मेन मुद्दे के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये है कि ये तो अच्छी बात है कि अदर जगह से अदर अल्टरनेटिव जो है बीआरआई के आ रहे हैं, भारत को उसमें से क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ये समझने वाली बात है। यहाँ पर आ जाती है भारत का इंपॉर्टेंस। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स with an estimate of $15 trillion gap between the global infrastructure needs and the actual investment by 2040. ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक जो है वो G20 निकालती है, उसके अंतर्गत देखा गया है कि $15 ट्रिलियन का जो है वो गैप है बिटवीन द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलवेज हैड एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अदर्स। जैसे 2017 में भारत और जापान ने मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया था। ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो इस बार के 2020 में भी मॉक्स में और 2021 के एक्चुअल GS2 में ये सवाल भी पूछा गया था कि किस तरीके से अफ्रीका जो है 21st सेंचुरी के लिए एकदम सेंटर में है इंटरनेशनल रिलेशन के। तो आप उसमें लिख सकते थे ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी जो है वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के दिमाग, उस अफ्रीका को ही दिमाग में रखकर बनाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी चाइना की ग्रोइंग चाइना अटेम्प्ट थ्रू BRI वहां पे भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसका इंपैक्ट जियो इकोनॉमिक, जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे है। दूसरी चीज, partnership with EU. EU has signed a comprehensive connectivity partnership with India. ठीक है, इसमें फायदा क्या होगा? टू सपोर्ट द रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन फॉर डिजिटल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। आपको याद ये रखना है कि EU ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप विद इंडिया। इसके अलावा EU के साथ, इसके अलावा इंडिया जो है वो B3W के साथ भी है, Build Back Better World। जैसे India is likely to engage with B3W initiative as well because of its principles and the space it offered India. As an emerging country, India को यूज किया जा सकता है as a counterweight to Chinese dominated Asia। दूसरी चीज, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेसी पे, फ्रीडम पे, रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स पे अभी भी यकीन करती है और काम करती है। इसके अलावा एस्टैब्लिश करना चाहती है मोर वायबल, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड कनेक्टिविटी सिस्टम, और वो चीज इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा एक फास्टर पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, इसकी भी जरूरत है पूरे विश्व में, और इसको अचीव करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। और ये सारी चीजें अगर आप इंडिया के पास को देखें, इंडिया की कमिटमेंट्स को देखें विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो एशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट काउंटर पार्ट सिद्ध हो रहा है, जस्ट टू अपोज द चाइनीज डोमिनेंस ओवर एशिया एंड वर्ल्ड पर से। इसके अलावा बायलैटरल एंगेजमेंट्स के एरिया में भी स्पेस हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू द डिस्ट्रस्ट ओवर चाइना। चाइना के ऊपर काफी सारे लोगों का डिस्ट्रस्ट हो गया है, बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है उसके गलत तरीके से जो BRI में अंदर उसने अप्लाई किया है, और ये एशिया में इंडिया को मौका देता है कि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में भाग ले इन अफ्रीका एंड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। रही बात वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड में दोस्तों इंप्रूविंग पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे प्लान एंड सपोर्ट लार्ज स्केल हाई इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग ब्यूरोक्रेटिक वेब, हमें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म से दूर रहना है, इस तरीके की पॉलिसीज बनानी होगी। सिंगल पॉइंट प्रोसेसेस होनी चाहिए, ईजीनेस जो है वो द ईज फैक्टर है उसको इंप्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन। दूसरी, एनहांस करना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी है, हमें प्रमोट करना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन बाय फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, दूसरी चीज। नेक्स्ट, तीसरी है ओवरकमिंग द कैपिटल डेफिशिएंसी बाय डीपनिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। लाइक माइंडेड नेशंस विल यूज देयर प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग मॉडल, प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंसेस किए जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा प्रमोट किया जाएगा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जिसमें हम लोग को कल्चरल एक्सचेंज विद विजिबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, इंसान के बीच में एक ट्रस्ट, अलग अलग देशों के पॉपुलेशन के बीच में एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया शुड वर्क ऑन बिल्डिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। इंडिया को चाहिए कि वो अपने आप को तैयार करे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अगले टॉपिक के लिए इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।